कहना चाहते हैं कि एक बड़ा चैलेंज शासक वर्ग को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने प्रतिकार की ताकत को खड़ा करने की कोशिश की है। और सब बात तो 22 को जो सभा है जिसमें 4 हमारे नेशनल लीडर हैं, दरभंगा की प्रतिष्ठा उसमें जुड़ी हुई है। एक पार्टी का कोई मेंबर उस दिन घर में नहीं रहे, कोई पार्टी का समर्थक भी नहीं रहे। पार्टी मेंबर अगर उस कार्रवाई में संलग्न नहीं है तो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सके। अगर आप इतने बड़े आयोजन में अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, एक कम्युनिस्ट नेता के रूप में अगर अपने इस दायित्व का पूरा नहीं किया, तो न हमारे लिए ठीक होगा, न पार्टी के लिए ठीक होगा, न भविष्य में आपके लिए ठीक होगा। इसलिए हम इस उद्घाटन भाषण को यहीं से शुरू करते हैं, जो आप जिस रूप से हम लोगों ने समझ बनाई थी, जो दरभंगा के पूरे पार्टी को ऑन करेंगे, उनको कार्रवाई में लगाएंगे, धन संग्रह करेंगे, क्योंकि आज का स्थिति ये है कि करीब 16 लाख रुपया इस तमाम कार्य को संपन्न कराने के लिए हमको चाहिए। हम लोग अभी पीछे कम वो जोड़ के रखते हैं। कांग्रेस जहाँ तक नहीं बात कीजिए, कांग्रेस मत बात कीजिए, नहीं बात करो। कांग्रेस जहाँ तक आज दुनिया की स्थिति बहुत खराब इस मामले में है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की दिशा में जा रहा है देश हमारा। थोड़े टाइम के बाद में करो थर्ड वर्ल्ड वॉर की दिशा में जा रहा है। आपको हम इसलिए कहा इन बातों को, ये लड़ाई अगर हो गई तो न लड़ने वाला होगा और न जीतने वाला होगा। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान पर एटम बम अमेरिका ने गिराया, आज तक उसका जनरेशन ठीक नहीं। थर्ड लड़ाई अगर हो गई दुनिया में तो न कोई जीतने वाला रहेगा न हारने वाला। यूक्रेन में कई साल से लड़ाई चल रही है, सोवियत को लड़ना पड़ रहा है, यूक्रेन उसके पार्ट थे। अब वो नेटो के लीडरशिप में, अमेरिका के नेतृत्व में वो लड़ाई हो रही है। डॉलर हथियार फौज नहीं दिया, लेकिन डॉलर और हथियार से सोवियत पर हमला करने की कोई कोशिश वो कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो एक बड़ा खतरनाक स्थिति दुनिया के पैमाने पर ये होते हुए है। एक अच्छी बात यह है जो चीन एक जो कि संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर हमारा पार्टी का महाधिवेशन होना है, और उस महाधिवेशन में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भी चर्चा करके हम आगे के रास्ते को तय करते हैं। और महाधिवेशन से पहले सभी राज्य के सम्मेलन को होना जरूरी है, उससे पहले जिला का सम्मेलन। और आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जितने जिले हैं सभी जिला का सम्मेलन कल आखिरी सीतामढ़ी में होकर के संपन्न हो गया। अब हम लोग जो है पूरा इसको अंतिम रूप जो है हमारा राज्य सम्मेलन 24वां जो बिहार का होने जा रहा है, कॉमरेड सीताराम येचुरी जो आप जानते हैं अभी जस्ट हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ। और ये पहली घटना है कि कोई जनरल सेक्रेटरी रहते हुए हमारी पार्टी का डेथ किया है, तो उनके नाम पर सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पार्टी की जो यहाँ पर रिसेप्शन कमेटी है उसने व्यापक तैयारी किया है। कोई 500 के करीब हमारे डेलीगेट आएंगे और उस डेलीगेट के रहने का इंतजाम, उसके लॉजिंग, फूडिंग, वो सब चीज़ किया है। और पूरे शहर को डेकोरेट करने का, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि भी किसी भी तरफ से जो दरभंगा में प्रवेश करेगा पूरे बिहार का हमारा डेलीगेट, तो वहाँ से गेट जो है लगेगा। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर हमारे ज़मीन की लड़ाई में हमारे साथी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं। सभी शहीदों के नाम पर जो है वो गेट लगेगा और सभी शहीद के जो स्मारक स्थल है या जहाँ पर संस्कार किया गया वहाँ से आयदन उनके घर से वहाँ से शहीदों का जत्था निकल करके उड़ाया चारों ओर। और आखिरी तौर पर जो है 22 तारीख को ओपन सेशन जो हमारा होगा ये पोलो मैदान में, वहाँ पर वो जुटेगा और उसी झंडे के साथ जो है हमारा पार्टी का जन्मोत्सव की शुरुआत होगी। लेकिन ये सम्मेलन और इसकी तैयारी के लिए हमारे साथी हमारे नेता ललन जी ने इन्होंने बताया
आज जो है देश की हालत क्या है? देश की हालत है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष की एकता के आधार पर वो हार गए। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। तो उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी है, तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है। और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बनी और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा, और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन भाजपा ने तो उसका खंडन कर दिया था ना सर। लेकिन मैं बता रहा हूँ, भाजपा ने खंडन कर दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों नहीं उसको एक्सपेल कर दिया? संवैधानिक चीजों के खिलाफ उसने बयान दिया। उनका कहना था उनकी गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है, सनातन यात्रा। कोई मिनिस्टर निजी यात्रा करके जो है संविधान के खिलाफ बोलेगा और कहेगा कि ये उनकी निजी यात्रा है? बिल्कुल सुनियोजित तरीके से भाजपा ने जैसे राज्य के अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है, उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करेंगे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज बहुत संकट है। हमारा 24वां कॉन्फ्रेंस जो है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी जिंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान है, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है, नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया, बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, GIC को बेचा है, हाइड्रो पेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, हेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा, और तब लास्ट में बचा था आर्मी, और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा अग्निवीर 4 साल के लिए। तो उसके अंदर गुस्सा, महिलाएं जो है क्या उसका रोज चीरहरण हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला है क्या? गृह मंत्री को तो मैं सुन रहा था जो कह रहा था नारी उत्थान का हमने इतना काम किया, पार्लियामेंट में बोल रहे थे, मैं भी वो लाइव को सुन रहा था। और जब वो जो टिप्पणी के बारे में पूछे, वो टिप्पणी जानबूझ करके वो कर रहे हैं। अम्बेडकर जी को दरअसल उनके अंदर जो छिपी हुई बात है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता। क्या मंशा उनकी रही होगी ऐसी अम्बेडकर जी के बारे में इस तरह की बात बोले? क्या मंशा उनकी मंशा क्या? मंशा ये बताना उसका है, वो कोशिश ये कर रहा है बताने का कि अम्बेडकर जी ने संविधान जो लिखा है वो संविधान हमने नहीं, तो इतना ऊंचा टिप्पणी कैसे कर सकता है? क्या कहा? इतना बार नाम अगर लोगे तो 7 जन्म तक तो स्वर्ग चले जाओगे। अम्बेडकर का नाम लेने की क्या जरूरत है? तो नाम किसका लेगा? बोला सावरकर को। कौन है वो सावरकर? सावरकर के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना, 7 बार जो है माफीनामा अंग्रेजों से मांगा था। आज भी उनकी कागज रखी हुई है। मैं गया था सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में है, 7 बार लिखा अंग्रेजों से हमको माफ कर दो, जेल से हमको रिहा कर दो, कभी आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। उसको कह रहे हैं कि इनको इनकी आलोचना किया, वो क्या बोलेंगे? क्या इंडिया गठबंधन के लोग जो बार बार कहते हैं संविधान को बदलने की साजिश हो रही, तो क्या ये आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है? भारत के संविधान का रूप है क्या? भारत के संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए वो हो रहा है। जम्मू कश्मीर को जो डिमोलिश किया गया, क्या वो संविधान के खिलाफ, संविधान के साथ था क्या? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जम्मू कश्मीर को अगर डिमोलिश, उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आपको वहां की असेंबली में डिबेट करना है, उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट करना है, उसके बाद डिबेट करना है, और तब जाकर के कोई निर्णय लेना है। भाजपा तो कांग्रेस पे तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारे में तुष्टिकरण की बात जो कर रहे थे, कहाँ हो गया शांत? उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर जितने अलगाववादी है, वो हिंसक जो घटनाएं घट रही है, टेररिस्ट जो हमले कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम कर रहे हैं। क्या रुक गया क्या? अमित शाह ने तो कल बयान क्या रुक गया क्या? अमित शाह जो भी बयान देंगे, मैं पूछ रहा हूँ रुक गया क्या? जब वो यही इसको अगर एक्सेप्टेशन वहां होता तब तो उनकी सरकार वहां बढ़ गई होती।
इनकी सरकार नहीं बनी। मैं गया था जब चुनाव हो रहा था, संयोग से मैं गया था, इसलिए वहां पर जहां जितने सीट वो जीते हैं वहां सब अर्धसैनिक बल के सहारे लेकर के उतने सीट को जीत पाए। जहां वो रिगिंग नहीं कर पाए वहां वो नहीं जीत पाए, और इसलिए उनकी सरकार की बात तो अलग है। इसीलिए बहुत संघर्ष है, और आपको हम कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, ये हमारा सम्मेलन हो रहा है। हमारी पार्टी बिहार से तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोचेगी, लेकिन अखिल भारतीय जब महाधिवेशन होगा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस मुल्क को बचाने के लिए संविधान को पूरी तौर पर उसकी रक्षा करना है। जहाँ तक यहाँ का सवाल है मैं खत्म कर देता हूँ। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, आप यहाँ की हालत को नहीं जान रहे हैं क्या? अभी जो है भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में मूड़ो पंचायत में जो हमारा पार्टी का जो है 8 तारीख को जो है प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर हमारे साथी जो है उसमें उद्घाटन भाषण कर रहे थे, और उस भाषण में देश के अंदर जो आज सांप्रदायिकता का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है उस सवालों को लेकर के बोल रहे थे। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया, मीटिंग को होने से रोक दिया, पुलिस हस्तक्षेप किया, प्रशासन हस्तक्षेप किया, समाज के लोगों ने हस्तक्षेप किया, तब हमारे साथियों की जान बच पाई वहाँ। और उस सवाल पर जो आज क्या कर रही है ये प्रशासन, उस सवाल पर जो एफआईआर हुआ और जिस पर एफआईआर हुआ जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। प्रशासन को यूथ जो है आज सुनियोजित तरीके से आरएसएस, बीजेपी और उसके साथ नीतीश जी भी मिले हुए हैं, वो सब मिल करके कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी बैठेगी नहीं, इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की मांग करेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो तैयारी है वो वो सब पूरा हो चुका है। उसके रिवेंज में जो एक अलग से मुकदमा किया उसकी वापसी की भी हम मांग करेंगे। आज हम इसी समय अगर आईजी होंगे तो हम आईजी से मिलेंगे और फिर डीएम से भी मिलेंगे इस सवाल को लेकर के, और फिर जो आप जितनी तैयारी आप अभी आज से लेकर कल तक पूरा शहर जो है डिकोरेट हो जाएगा, और चारों बगल से और रैली की भी बड़ी तैयारी हो रही है। पोलो मैदान में ऐतिहासिक रैली की संसद होगी, जिस रैली को संबोधित करेंगे कॉमरेड अशोक धावले, डॉक्टर अशोक धावले जो बड़े किसान नेता है, आमरा राम जो एमपी हैं और वो भी बड़े किसान नेता हैं, विजय राघवन जो वहाँ पर केरला से आ रहे हैं, वो एलडीएफ के जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन रह चुके हैं, और इसके बाद हमारी कॉमरेड सिद्धू जो सीआईटीयू की बड़ी लीडर है वो उसमें भाग लेगी, और ये सब लोग आएंगे और बड़ी तैयारी, बड़ा सभा, बड़ी रैली हमारी होगी। हम समझते हैं कि इस 2 दिन तक सिर्फ रैली सभा नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की जो समस्याएं हैं और वो समस्या जो है आप देख लेते हैं, रिजर्वेशन को जो जाति आधार पर गिनती करके उसको जो बढ़ाया था, उसको जो कोर्ट ने रोक दिया, तो नीतीश जी तो कहते हैं एनेक्चर 1 के लिए हम जान दे रहे हैं और इसलिए हम आरक्षण उनको दिए, दलित को, एनेक्चर 1 को। लेकिन जिस भाजपा के गोद में खेल रहे हैं उस भाजपा ने उसको रोकने के लिए अपने लोगों को कोर्ट में भेजा और वो गया। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, अगर देना चाहते हैं तो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करिए और वो शामिल करा दे। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है, और ये जिम्मेदारी आज बिहार में भाजपा के जो ये नेता हैं, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। दरअसल वो आरक्षण की विरोधी है, वो देंगे नहीं, बल्कि जो भी मिल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरा 5 डिसमिल जमीन का जो सवाल उन लोगों ने उठाया था, जिसको सरकार ने मांगा, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल रहा है। अब 5 डिसमिल जमीन के बारे में सरकार ने घोषणा कर दिया कि सबका सर्वे कराएंगे और सबको 5 डिसमिल जो जमीन है उनको देंगे घर बनाने के लिए, लेकिन अब उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए वो नया चीज ला रहा है, और वो ला रहा है बसेरा 1, जिसमें 5 डिसमिल की बात भी नहीं कर रहा, उसमें जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे देने की बात कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा है कि अभी बिहार की सच्चाई क्या है। खाद्य सुरक्षा कानून तो बना, हम लोगों के संघर्ष से बना, लेकिन उस कानून को खत्म कर दिया। वो अब कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज हम फ्री में दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज में तो कोई 1 महीना जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि 10 किलो अनाज फ्री में कह रहे हो, दे रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, 10 किलो फ्री में इंजन में दो अनाज, और फिर जो है आप ये
सभी कई 8 राज्य में बिजली को जो है 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री कर दिया, तो सबको 200-300 यूनिट, बिहार में भी कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो ये हमारा आज इस सम्मेलन का मुख्य सवाल, हमारा डिस्कशन क्या होगा उस पर केंद्रित होकर के हम लोग करेंगे, ये है।